दोस्तों कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण के सिद्धांत एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो संप्रेषण के सिद्धांत हैं और जो संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम संप्रेषण की सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, भावना या किसी संप्रत्यय को किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है, अतः संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। यानी कि जब संप्रेषण प्रक्रिया चलती है तो उसमें दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं जो अपने आपस में एक दूसरे के पक्ष को शेयर करते हैं, रखते हैं एक दूसरे के सामने। और जो व्यक्ति होते हैं, अगर दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति अपने बातों को, जो संप्रेषण करता होता है, जो दूसरे के सामने अपनी बात को रखता है, वो अपने विचारों, भावनाओं या फिर अपने संप्रत्यय को दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। अब संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत जो है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सजगता का सिद्धांत। संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति संप्रेषण क्रिया के समय सजग रहते हैं। यदि इस क्रिया में कोई एक व्यक्ति सजग नहीं रहता है तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर दो लोगों के बीच संप्रेषण प्रक्रिया हो रही है और दोनों में से किसी एक का ध्यान अपनी बातों पर या फिर जो सामने बात हो रही है उस पर ना हो तो संप्रेषण क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहेगा। सुनने वाला कुछ और सुनेगा, बोलने वाला कुछ और बोलेगा, ध्यान नहीं रहेगा तो दोस्तों इसलिए संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आगे है दोस्तों योग्यता का सिद्धांत। योग्यता के सिद्धांत के अंतर्गत संप्रेषण करने वाले दोनों व्यक्ति योग्य होने चाहिए। यानी कि दोस्तों जो दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति जो संप्रेषण करता है वो 20 साल का है और दूसरा व्यक्ति 5 साल का है, यानी कि बालक 5 साल का है, तो दोनों के बीच जो बातचीत होगी उस पर सुनने वाला यानी कि जो बालक है 5 साल का, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो उस बात को समझेगा ही नहीं। इसलिए दोनों व्यक्ति योग्य होने चाहिए, संप्रेषण करता भी और संप्रेषण ग्रहण करने वाला भी। आगे दोस्तों यदि कक्षा में अध्यापक अपने विषय में योग्य नहीं है तो वह कक्षा में संप्रेषण करते समय उचित भूमिका नहीं निभा सकता है। दोस्तों यदि कोई अध्यापक है जो अपने विषय में योग्य नहीं है या फिर किसी और विषय के अध्यापक को कोई और विषय दे दिया जाए पढ़ाने को, जैसे हिंदी के अध्यापक को इंग्लिश पढ़ाने को दे दिया जाए, तो वो इंग्लिश में योग्य नहीं होगा तो वह कक्षा में उसका संप्रेषण भी सही नहीं होगा और वो अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाएगा और संप्रेषण भी उचित नहीं होगा और बच्चों पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जो संप्रेषण करता होता है और संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है वो दोनों योग्य होने चाहिए। आगे है दोस्तों सहभागिता का सिद्धांत। संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया, यानी कि दो लोग होते हैं, इसमें दोनों अपना पक्ष रहते हैं, अतः संप्रेषण करता व ग्रहण करने वाला दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी विद्यालय में टीचर है और विद्यार्थी हैं, दोनों के बीच सहभागिता नहीं होगी तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं होगी। इसलिए वो भी तो एक संप्रेषण ही होता है ना, कि टीचर अपना बात सामने रखता है और बच्चे उसे ग्रहण करते हैं। तो अगर उन दोनों में सहभागिता नहीं होगी तो संप्रेषण की क्रिया पूरी नहीं की जा सकती। आगे दोस्तों उचित सामग्री का सिद्धांत। संप्रेषण में सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात उचित सामग्री होनी चाहिए। उचित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषण के उद्देश्य, संप्रेषण की परिस्थिति तथा माध्यम से मेल खाती हो। यानी कि दोस्तों अगर किसी विद्यालय में कोई टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं और जो TLM यूज किया जाता है ना बच्चों के लिए, तो TLM है हिंदी का, तो वो जो संप्रेषण का उद्देश्य है कि बच्चे को मैथ पढ़ाना TLM के माध्यम से, लेकिन अगर हिंदी का होगा तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। संप्रेषण परिस्थिति है संप्रेषण करने की मतलब संप्रेषण की परिस्थिति है मैथ पढ़ाना और हम हिंदी का TLM लेके बैठ गए तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा और माध्यम से मेल भी नहीं खाएगा। तो दोस्तों जो उचित सामग्री है वो संप्रेषण के हिसाब से मेल खानी चाहिए। उसके आगे दोस्तों और विद्यार्थियों के स्तर, योग्यताओं, क्षमताओं, संप्रेषण कौशलों को ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी है वो अगर क्लास 5 का है और उसके सामने 6 के सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए, जो उनके क्षमताओं से परे हैं, उनके लिमिट में नहीं है, तो वो संप्रेषण कौशलों को भी थोड़ा उच्च स्तर पर यूज़ किया जाता है। बच्चों के सामने तो खेल विधि यूज करना चाहिए, लेकिन कोई और कौशल यूज किया जा रहा है जो बच्चों के क्षमताओं के हिसाब से नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से संप्रेषण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। आगे है दोस्तों संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। तो संप्रेषण माध्यम जितना अधिक उपयुक्त और सशक्त होता है, संप्रेषण धारा का प्रवाह उतना ही उचित रहेगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो सबसे पहले पृष्ठपोषण का सिद्धांत। संप्रेषण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम अपने संप्रेषण को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों
पृष्ठपोषण के माध्यम से हम अपने संप्रेषण को यानी कि बातचीत की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। आगे दोस्तों, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में ऐसे तत्व परिस्थितियां कार्य करती हैं जो सहायक या बाधक भूमिका निभाने में जुड़ जाते हैं, जैसे शोरगुल, प्रकाश की कमी, सुनने और देखने में आने वाली कमी। तो अगर शोरगुल होगा तो संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये बाधक तत्व हो गए। प्रकाश की कमी से भी संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। सुनने और देखने में आने वाली कमी की वजह से भी संप्रेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो सहायक भी बन जाती हैं और बाधक भी बन जाती है। तो कुछ ऐसे तत्व हैं संप्रेषण में जो सहायक भी बनते हैं संप्रेषण के लिए और बाधक भी बन जाते हैं। तो दोस्तों आगे है संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या घटक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है छात्र संप्रेषण को प्रभावित करता है। अगर छात्र सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सहभागिता देता है तो संप्रेषण क्रिया अच्छे से होती है, वरना नहीं पूरी हो पाती है। आगे दोस्तों, अगर शिक्षक के उद्देश्य सकारात्मक है तो संप्रेषण क्रिया बहुत अच्छे से पूरी होगी। अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो संप्रेषण क्रिया नहीं हो पाएगी। आगे दोस्तों, शिक्षक का व्यक्तित्व। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा है, कुशल है, सकारात्मक है, सज्जन है, तो अगर शिक्षक सज्जन है, अच्छे हैं, बच्चों से मेल मिलाप करने वाले हैं, अगर शिक्षक का व्यक्तित्व बच्चों से मेल मिलाप वाला है तो बच्चे भी उनके साथ घुल मिल जाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा आएगी। आगे है दोस्तों विषय वस्तु का चयन। अगर विषय वस्तु का चयन करने नहीं आएगा शिक्षक को, उन्हें नहीं पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है या कौन सा टॉपिक चूज करें जो बच्चों के लिए आसान हो, तो भी संप्रेषण क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। आगे दोस्तों पाठ योजना का निर्माण। अगर टीचर को पाठ योजना का निर्माण करना नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये भी संप्रेषण क्रिया को प्रभावित करता है। आगे दोस्तों उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। जो सहायक सामग्री होती है और शिक्षण विधि होती है वो संप्रेषण में उचित होनी चाहिए, नहीं तो ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करने वाला कारक है संप्रेषण को। आगे है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। दोस्तों टीचर को कभी भी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता नहीं दिखानी चाहिए, सबसे मिलजुल कर सबको एक जैसा समान समझना चाहिए। तो अगर व्यक्ति भिन्नताओं पर ध्यान दिया जाएगा तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा, तो दोस्तों ये भी प्रभावित करेगा। आगे है कक्षा का वातावरण। अगर कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं होगा, शोरगुल होगा, अच्छे लोग नहीं होंगे, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, तो दोस्तों वहाँ भी संप्रेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, वो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे दोस्तों मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। अगर टीचर संप्रेषण करते समय संप्रेषण करता है या ग्रहण करने वाला या फिर जो टीचर है या फिर विद्यार्थी है उनका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो वहाँ भी अच्छे से सीखने सिखाने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। आगे दोस्तों सहसंबंध पर आधारित सिखाने हेतु प्रेरणा। सहसंबंध पर आधारित यानी कि सहसंबंध पर आधारित यानी कि दोस्तों अगर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम संप्रेषण की प्रक्रिया कैसा बनाना चाहते हैं। तो सहसंबंध पर आधारित, अगर सिर्फ हम अपने पर आधारित बातचीत करते रहेंगे, अगर कुछ और है डिस्कस करने को, यानी कि क्लास में हिंदी पढ़ाना है और बातचीत हम अपने बारे में कर रहे हैं, तो वो भी संप्रेषण प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। आगे दोस्तों सिखाने हेतु प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। सिखाने हेतु अगर संप्रेषण की प्रक्रिया में या फिर टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ पढ़ाते जा रहे बच्चों पे ओवरलोड हो रहा है, अगर वो सिखाने हेतु यानी कि बच्चों को सीखने हेतु या फिर टीचर्स को मोटिवेट नहीं किया जा रहा कि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ाइए या फिर बच्चे को मोटिवेट नहीं किया जा रहा कि सीखो अच्छे से, तो मोटिवेशन भी है जो अगर मोटिवेट नहीं किया जा रहा है बच्चों को तो मोटिवेशन की कमी से भी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया या फिर संप्रेषण की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। हमने आज की वीडियो में जाना संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के माध्यम सिद्धांत और संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।